नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख डेट है 23 मार्च 2024। सैटरडे है। हम वीकली वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल में हम वीकली वीडियो बनाते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़ उसके बारे में बात करते हैं, उसका एनालिसिस उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वीकली वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक वीकली वीडियो व्यूज बनाने के लिए जो भी डिस्कशन रहता है, एनालिसिस रहता है, वो डेली से हमको एक वीकली एक व्यू अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, आप भी आपका खुद का एनालिसिस अगर वीकली के लिए बनाते हैं, आफ्टर एक्सपायरी का दिन एक दिन होने के बाद अगर व्यू बनाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में या इंडेक्स के बारे में, या कोई भी आप स्टॉक्स में, कोई कोई लोग ओनली स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके बारे में अगर बनाते हैं तो आपका जो सक्सेस रेशियो रहेगा वो 90 के ऊपर आ सकता है। क्योंकि डेली अप डाउन कुछ न्यूज, कुछ इवेंट्स, उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो डेली व्यूज बनाने से एक वीकली व्यू और हर रोज डेली व्यू अपने खुद के लिए कि मार्केट खुलने के बाद अब क्या होगा, उसमें डेटा भी आता है, ऑप्शन डेटा भी आता है। उसके हिसाब से अगर ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी रहेगा आपका ओरिजिन हर एक का अलग अलग रहता है। मेरा और आपका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। तो ऐसे करेंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, तो ये सब होने के बाद आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, सक्सेस रेशियो ज्यादा होगा। कभी कभी लॉस होता है, तो लॉस लॉस भी मिनिमाइज कैसे कर सकते, इसका आपका पहले से ही पॉलिसी या रूल्स रहते हैं। अगर वो फॉलो करेंगे तो चीजें अच्छी रहेगी। लॉस होने के बाद रिकवर भी कैसा करना है, पेशेंटली, शांत, थोड़ा सोच के, वो भी एक ही दिन में आप लॉस रिकवर कर सकते हैं। ये सब रूल्स रेगुलेशंस, आप खुद का सिस्टम ये अगर करते हैं तो रिजल्ट कभी भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था 17 मार्च को, तभी हमने टैगलाइन दी थी स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुकिंग। अगर वर्ल्ड मार्केट में देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इंडियन मार्केट में भी स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आफ्टर इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, फेड पॉलिसी आई। अभी इकोनॉमिक न्यूज के ऊपर हम जाते हैं, पहले डोमेस्टिक नहीं, अभी पहले ग्लोबली इकोनॉमिक न्यूज, बाद में डोमेस्टिक, उसके बाद में इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो ग्लोबली फेड पॉलिसी आ गई, जो भी उनके जो पॉयल को बोलना था वो बोल चुके हैं। उन्होंने बोला हम 3 बार रेट कट करेंगे, ऐसे सब बोल रहे हैं, लेकिन मैंने तो कहाँ पे पढ़ा नहीं, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे जो जो मैंने पढ़ा वहां पे उन्होंने ऐसे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। क्योंकि कुछ न्यूज चैनल, बिजनेस चैनल बोल रहे थे कि 3 बार रेट कट करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, लेकिन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। उनका इंटरनेशनल न्यूज में जो भी न्यूज आती है वहां पे मैंने पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है मेरा मिस आउट हुआ होगा, लेकिन मार्केट ने वो समझा कि रेट कट करने वाले हैं, और ग्लोबल मार्केट डाउन, मीन्स अमेरिकन मार्केट ऊपर चढ़ गए, और हमारे यहाँ पे हम जो जहाँ पे ओवरसोल्ड हुए थे, वहां से मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई, और मार्केट वापस 22,000 की तरफ आ चुका है। ट्रेंड इंडेक्स क्या चार्ट का एनालिसिस करेंगे, तभी क्या दिख रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है, तो कल अगर 3 बार रेट कट करने वाले तो बहुत बड़ी रैली आनी चाहिए थी। सेकंड बात है, कल फ्राइडे को भी मार्केट ऊपर रहना चाहिए था, लेकिन डाउ इंडेक्स मेरे ख्याल से -200 क्लोज हुआ। एसेंचर के गाइडेंस आ गए, वो निगेटिव आए, आपने देखा होगा, उसका भी इम्पैक्ट ग्लोबली आपको दिखाई देगा।
आईटी इंडस्ट्री में, ये सभी ग्लोबल न्यूज में ही आते हैं। अदर देन फेड पॉलिसी नया कुछ नहीं है, जो भी चल रहा है वो चल रहा है। सिर्फ कल रात को, आज फ्राइडे है, सॉरी सैटरडे, कल फ्राइडे को रात को 11 बजे इंडियन टाइम, रशिया में एक मॉल और कंसर्ट हॉल, जहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है, वहां पे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है। नियरली 140 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से कुछ डैमेज हुआ होगा। उसका आज फ्राइडे, सॉरी सैटरडे, शनिवार और रविवार को और डिटेल्स आएंगे, और रशिया उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है वो भी चीजें हमको पता चलेगी। तो धीरे धीरे बदल रही है। अटैक हुआ है वो कितना बड़ा होता है, या वापस यूक्रेन की तरफ कुछ रशिया एक्शन लेता है, या दूसरी किसी कंट्री के ऊपर एक्शन लेता है, वो हमें मंडे तो हमारा मार्केट बंद है, लेकिन हमको संडे नाइट तक पता चलेगा। उसका इफेक्ट हमको मंडे से ग्लोबल मार्केट में दिखाई देगा। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि माहौल धीरे धीरे हॉट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे कुछ चीजें बदल रही है। बहुत झटका आएगा तो बड़े जोर से ग्लोबली आ सकता है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में आ सकता है। तो ग्लोबली ये दो न्यूज के बजाय और नई न्यूज नहीं है, जो भी पुराने न्यूज थी वही के वही चल रही है। 15 अप्रैल के बाद हमारे यहाँ पे रिजल्ट आएंगे, उसका इम्पैक्ट हमको दिखाई देगा। अभी डोमेस्टिक में आते हैं। डोमेस्टिक में तो अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अभी जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं हमने देखा, वो सभी जगह पे है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सब्जेक्ट थोड़ा सा बाजू में हो गया और दूसरा सब्जेक्ट आ चुका है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स एसबीआई ने सीजीआई को सबमिट, इसी में सुप्रीम कोर्ट को सबमिट हो गए सर, मेरे ख्याल से फ्राइडे को शाम को। उसका धीरे धीरे एनालिसिस होगा, उसका इम्पैक्ट हमें धीरे धीरे मार्केट में दिखाई देगा। जिन्होंने जिन कंपनियों ने जो भी चंदा दिया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू, उन कंपनी में स्टॉक मार्केट, उनकी स्टॉक प्राइस में सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कभी आएगी, कैसे आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि जो है वो अच्छा नहीं है, ऐसा लोगों को लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस है। दूसरी बात है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुकिंग की बात हमने देखा। पहले मेटल में आई, देन बैंक में आई, देन ऑटो में आई, वापस वो सभी ऊपर आ गए। मीन्स प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ऊपर भी आ रहे। मीन्स अभी ईयर एंड है, ईयर एंड है तो म्यूचुअल फंड वाले बाय करते हैं इन्हें भी अच्छा रखने के लिए। सॉरी। तो उन्होंने बाइंग की होगी। आपने एफआईआई का डेटा देखा होगा, हर दिन 3000 करोड़ का सेलिंग वो कर रहे हैं। डीआईए होल्ड करके रख रहे हैं, एफआईआई सेल करके जा रहे हैं। और मार्च एंडिंग है, तो डीआईए कितना बाय करेंगे और कितना देर तक लेवल पकड़ के रखेंगे। लेकिन आफ्टर 31 मार्च क्या होगा, बहुत कुछ चीजें होने वाली है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जिस ट्रेंड से आने वाली थी, जिस लेवल पे आने आने वाली थी, वो अभी तक आई नहीं है। तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अभी इलेक्शन माहौल है, उसके लिए मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई सडन स्टॉक गिरेगा नहीं, वो ऊपर नीचे अप डाउन होके नीचे नीचे जाएगा। कौन से स्टॉक जो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड स्टॉक की परसेंटेज ज्यादा है देन नॉर्मल स्टॉक और अंडर वैल्यूड, वो आपको देखना है, उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बारे में हम 1-1.5 महीने से बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज जो है वो है वही है, नए चीजें, निगेटिव चीजें बढ़ती जा रही है। ग्लोबली रहे या डोमेस्टिक रहे, हमारे यहाँ पे इलेक्शन
का माहौल है, तो इलेक्शन के हिसाब से पार्टीज के बीच में झगड़े और कुछ कुछ चीजें होगी, और ग्लोबली टू कंट्रीज के बीच में कुछ ना कुछ होगी। 2 महीने के बाद यूएस में, अमेरिका में और यूरोप में भी इलेक्शन का माहौल होगा, उसके भी इम्पैक्ट आएंगे। तो पूरा साल, December 24, पूरा साल ये ऊपर नीचे होगा। किसमें ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कोई स्टॉक ऊपर जाएंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जो अंडर ओवर वैल्यूड स्टॉक है वो नीचे आएंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है वो खुद बनाती है, जो सर्विस इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट कम होगा, और जो खुद प्रोडक्ट बनाता है और खुद बेचता है उसके स्टॉक्स बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अलग है, सर्विस इंडस्ट्री अलग है, ये आपको देखना है। तो इसके हिसाब से आईटी में आपको, और इसलिए एसेंचर का गाइडेंस कम आया, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन में भी पड़ेगा। और जो अभी मैं टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, ये विवेक कोलते एनालिसिस बोल के चैनल है। यहाँ पे डेली व्यूज, मार्केट खत्म होने के बाद मार्केट चालू रहता है, तभी भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज और उसका एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। इंडेक्स के बारे में पोस्ट करता हूँ, स्टॉक के बारे में जो भी व्यूज पोस्ट करता हूँ। और दूसरा, ये विवेक कोलते चैट ग्रुप है, यहाँ पे भी आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप ज्वाइन होके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ आईटी के बारे में लिखा था, ये है आईटी के बारे में। आईटी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आईटी के बारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, एआई में इतना डेवलपमेंट हो चुका है, जो भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते होंगे उनको पता होगा, इतना चेंजेस हो रहा है अभी, कि जो आप बोलते हैं कि डेवलपर बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं, वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है। आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर बनाने का कोशिश करेगा। एक जैसा चैट जीपीटी है वैसा और एक सॉफ्टवेयर आ चुका है, सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसका टेस्टिंग भी हो गया, वो लॉन्च भी हो चुका है, और दूसरे बड़े बड़े कंपनीज और डेवलप कर रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में इंडिया में इफेक्ट गिरेगा, क्यों? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया ओनली सर्विस इंडस्ट्री, वो खुद का प्रोग्रामिंग नहीं बनाते, हम उसको ऑर्डर देते हैं, लोग ओईएम उसका ऑर्डर देता है, उसके हिसाब से वो बनाते, खुद का प्रोडक्ट नहीं है। एग्जाम्पल के हिसाब से बोलता हूँ, हम बोलते हैं इन्फोसिस बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन इन्फोसिस का खुद का अभी भी ब्राउजर नहीं है या खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे वो बड़ी कंपनी है, उसके कंपैरिजन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो होगा, प्रोडक्ट नहीं है, खुद का प्रोडक्ट नहीं है कंपेयर टू देयर वॉल्यूम या देयर बिजनेस, वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस डिपेंडेंट है। ऐसे बड़े बड़े कंपनी हमारे इंडिया में बहुत है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परसेंटेज बढ़ेगा तो इनको ऑर्डर कम मिलेगा और इन कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा। इसलिए जो पोस्ट डाला था, नेक्स्ट 3 इयर्स के ऊपर जो मीन्स 3 साल के ऊपर जो ये ओरिजिन रख के जो जो भी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है उनको धीरे धीरे इंडियन प्रोमोटर के आईटी इंडस्ट्री से एग्जिट लेना है। जो बाहर की कंपनी इंडिया में लिस्टेड है उनमें हम आप बने रह सकते हैं, लेकिन इंडिया में की नहीं होगी, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपका कोई आईटी में काम करता होगा सीनियर पोजीशन पे, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, इसके इसको ही हम बोलते हैं फंडामेंटल चेकिंग, फंडामेंटली क्या हो सकता है। तो इतना ध्यान रखना, आईटी इंडस्ट्री में बहुत नीचे के भाव आ सकते हैं, लेकिन किसके? इंडियन प्रोमोटर के, कंपनी के। आपको लगता होगा अच्छा अच्छा है, लेकिन चीजें अलग बन रही है, ये इतना ध्यान रखना। फंडामेंटली चेक करने के लिए बहुत सी चीजें होती है, नॉट ओनली प्रोमोटर। जनरली लोग बोलते हैं प्रोमोटर को देखना चाहिए, कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी उनको भी देखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम एचएल और टाटा मोटर्स इसके बारे में
डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी वीक चालू हो गया है, तो अभी इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। लेकिन एचएल और टाटा मोटर्स का आप फंडामेंटली अप टू द एम्प्लॉय लेवल अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको अलग पिक्चर दिखाई देगा, जो आपको बिजनेस चैनल या गवर्नमेंट ऑल्सो दिखा रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अभी ये जस्ट एनालिसिस है आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, ग्लोबली और डोमेस्टिकली न्यूज के बारे में। हम अभी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बाद में बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। इंडेक्स में हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। जो भी आप इंडिकेटर यूज करते होंगे, आप बहुत बार आपने देखा होगा स्क्रीन पे कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, आप भी वही इंडिकेटर यूज करते हैं। तो अभी सपोर्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं, लेवल के हिसाब से बात करते हैं। तो इतना सिंपल अगर रखेंगे और KISS किस फॉर्मूला रखेंगे, जो बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर करते हैं तो आपका सक्सेस रेशो अच्छा रहेगा। और इम्पोर्टेंट बात, जैसे आप ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, और किसी को आप और फॉलो करते होंगे, उसका एनालिसिस, आपका एनालिसिस, इस चैनल का एनालिसिस और 4 लोगों को का एनालिसिस, एक एनालिसिस लेके आप एक डायरेक्शन का एवरेज निकाल सकते हैं। उस इंडेक्स के बारे में भी हो सकता है या स्टॉक्स के बारे में भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा बच के रहना। कहाँ से? बिजनेस चैनल से। बिजनेस चैनल में थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है, अलग चीजें बताई जा रही है, हो रहा है अलग, वो बताए रहे अलग। तो इतना याद रखना, नहीं तो आप टॉप में बाय करके वहां पे फंस जाएंगे और आपको नेक्स्ट 3 साल या 2 साल एग्जिट नहीं मिलेगी। इतना याद रखना। कभी कभी आपका खुद का दिमाग, खुद का एनालिसिस जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें है, इतना थोड़ा सा याद रखिए। अभी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है। लास्ट टाइम हमने निफ्टी में बात की थी, राइजिंग वेज बन रहा है। ये राइजिंग वेज हमने की ट्रेंड लाइन बनाई थी, वो 15 दिन से है। राइजिंग वेज वेज पैटर्न बन रहा है, इसके बारे में 15 दिन पहले बात की थी, बन गया, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो पैरेलल लाइन है, इसको भी हमने बनाई थी। अभी 17 मार्च को हमने वीडियो बनाया था। तो कैंडलस्टिक के बारे में देखते, देखो 17, ये 19 है, ये 18 है, और 18 को डोजी हुआ, 19 को नीचे गिरा, दिन 20 को डोजी हुआ, और फेड की पॉलिसी और रॉन्ग प्रेडिक्ट करके मार्केट ऊपर गया। क्योंकि तभी ओवरसोल्ड था, ओवरसोल्ड के इंडिकेशन थे। आप अगर चैनल पे पिछले का पोस्ट देखते हैं तो ओवरसोल्ड मार्केट है, ऐसा पोस्टिंग है। तो ओवरसोल्ड होने के बाद बुल तो बाय करने के लिए और बिजनेस चैनल पे पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं। क्योंकि वो क्यों बोलते हैं, कभी बिजनेस चैनल सेल करो कभी भी बोलते नहीं है। सेबी का एक्शन बिजनेस चैनल पे, मैंने 1 महीना पहले बात की थी, सेबी का एक्शन बिजनेस चैनल पे जरूर होगा, आज ना कल जरूर होगा, तभी आपको दिखाई देगा। आपको अगर एक जो बोल रहा हूं अच्छी चीजें नहीं लग रही है, तो एक सिंपल फार्मूला है, आपको पता है, प्राणायाम करने का, ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, वो ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगा, तो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से सोचेगा और काम करने का। हर जगह पे यही चीजें हैं। तो अभी हम इंडेक्स के ऊपर आते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट के ब्रेकआउट हुआ, ये गैप अभी तक फिल हुआ नहीं। कल फ्राइडे को फिल करने की कोशिश की, लेकिन वो फिल होने के पहले ही ऊपर
घूम चुका है। और जहाँ पे ये जो ब्लू लाइन हमने बनाई थी, आप भी देख सकते हैं पिछले के वीडियो, और आपने ड्रॉ किए तो आपको भी पता चलेगा। ये जो ब्लू लाइन थी वहां पे टच करके नीचे निफ्टी क्लोज हुआ। वैसे दिखाया जाए, ये जो 20 तारीख को दोजी है, ये बड़ा दोजी है और इससे बड़ा दोजी मीन्स एक डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाना था। और दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो नीचे बाइंग है, ऊपर में सेलिंग है। वो ऊपर भी नहीं जाना चाहता है, नीचे भी नहीं जाना चाहता। अभी क्या हो सकता है, अगर पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे तो ये राइजिंग वेज वेज पैटर्न है, उसको ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट हुआ। अगर मान लो मंडे को, देखो ये जो अब ट्रेंड का टॉप लाइन है बहुत पुरानी है, पीछे से आई हुई है, वहां पे टेस्ट होने के बाद और इस ब्लू लाइन को जस्ट टच किया है। अगर मान लो मंडे को, सॉरी मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे को अगर निफ्टी इंडेक्स बाई 22,300 पकड़िए, अभी 271 दिख रहा है, लेकिन 300 के ऊपर जाता है या खुलता है तो फिर निफ्टी जाएगा 22,800 की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रीटेस्ट होने के बाद अगर मंगलवार को यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल के बाद ये अगर ये यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, कौन सी हिसाब से, दोजी रहे ऊपर से नीचे से कोई भी, अगर रेड कैंडल बनती है तो वापस निफ्टी आएगा ये जो डाउन ट्रेंड चैनल बनाए हैं उसका बॉटम को टच करने के लिए। वो कहा कब तक आ सकता है, 21,600 जो एक टारगेट है वहां तक आने की कोशिश करेगा, अगर मंडे को ऐसा होता है। अगर मान लो कल निगेटिव न्यूज थी, सैटरडे संडे और कुछ पॉजिटिव, और मंडे को कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं से ऐसा नहीं होता है तो इंडेक्स नीचे नीचे आएगा। मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में दोनों की तरफ से कॉल और पुट शॉर्ट्स जो भी रहते हैं दोनों टेंशन में रहेंगे, क्योंकि छुट्टी भी है, प्राइजेस भी कम है, प्राइजेस कौन सी भी एक डायरेक्शन में शूट हो सकती है। इतना ध्यान रखना अगर आप स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन में काम करते हो तो। इंडेक्स में तो कवर होता है, लेकिन स्टॉक्स में एक साइड गए तो फिर कवर होने की चांसेस कम है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे, सपोर्ट वही है अगेन 22,000 इज ए सपोर्ट और 22,400 इज ए रेजिस्टेंस। अगर मिस जो लास्ट मंथ का फरवरी महीने का हाई और क्लोज या लो रहे ओपन रहेगा, ये जो बड़ा बॉक्स है इस बॉक्स का हाई और लो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। इंडेक्स दोनों तरफ किधर भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किया तो उस डायरेक्शन में इंडेक्स जा सकता है। तो 22,000 टू 20,400 ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन एज पर पैटर्न ब्रेकडाउन रीटेस्ट हुआ है, बड़ी कैंडल निगेटिव आ गई तो निफ्टी नीचे आएगा। नीचे आने के बाद 21,600 उसके भी नीचे गया। अगर बड़ी निगेटिव न्यूज आती है दिस फ्राइडे सैटरडे और मंडे को तो वो टच करने 21,000 की तरफ निफ्टी जा सकते हैं। अगर आप आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई अभी भी नीचे देख सकते हैं, तो 50 के आसपास ही है, मीन्स ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन रीटेस्ट हुआ है। अगर ये पैटर्न के हिसाब से अगर अगर आप पैटर्न अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो आप को ये पता चलेगा। अभी उसी टाइम पे बैंक निफ्टी कहाँ पे है, देखो ये भी हमने अप ट्रेंड चैनल बनाया था लास्ट टाइम, वहां पे ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आया था। अपर चैनल में टॉप अप ट्रेंड चैनल के टॉप लाइन को टच करके नीचे आया था। हम देखो कितना 15 16 15 ये 19 19 को देखो रेड बनाई दोजी हुआ। सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेम पैटर्न है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड के बॉटम लाइन पे है और निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो भी अभी भी डाइवर्जन दिख रहा है, जैसे एक महीना पहले डाइवर्जन दिख रहा था अभी भी डाइवर्जन है। अगर निफ्टी नीचे आता है ब्रेकडाउन होके, वहां पे बेरिश पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया में दिख रहा है। अगर निफ्टी नीचे गया तो बैंक निफ्टी में ये ब्रेकडाउन होगा ये अप ट्रेंड चैनल का, और ब्रेकडाउन होने के बाद बैंक निफ्टी आएगा 44,800 या 45,000 की तरफ आ सकता है।
यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है, ये यहाँ पे भी बैंक निफ्टी जो बड़ा ऊपर का बॉक्स है हाई और क्लोज का जो लास्ट फरवरी महीने का था, मीन्स है सपोर्ट है 46,300 और रेजिस्टेंस है 47,400। इस ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके बीच में उसके बीच में थोड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, लेकिन बड़े पैमाने से देखेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वोलेटाइल हो सकता है, किसी भी एक डायरेक्शन में जा सकता है। मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को जनरली ट्रेंड पता चलता है फ्राइडे तक क्या होने वाला है मोस्ट ऑफ द केसेस। और अभी फ्राइडे ट्यूसडे को ही मार्केट खुलने वाला है। मंडे का कैंडलस्टिक बताएगा कि बुधवार को और गुरुवार को क्या हो सकता है, उतनी याद रखना। लेकिन ओवरऑल ग्लोबली माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, हॉट हो रहा है, उसका याद रखना। देखिए अभी डाउ जोन्स -300 क्लोज हुआ। डाउ जोन्स भी ऊपर, फेड पॉलिसी की बात ऊपर गया। अगर फेड पॉलिसी बहुत अच्छी थी तो 40 तो डाउ जोन्स 40,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ। और 40,500 तक जाना चाहिए था, क्योंकि फेड चेयरमैन का जो 3 टाइम्स रेट कट करने का उन्होंने बोला है वो कंफर्म होता तो। क्योंकि क्या है, लास्ट 2 साल से बोल रहे कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, रेट कट होगा हर टाइम। ये सभी बिजनेस चैनल्स, ब्रोकर, इन्वेस्टर को बोलते हैं कुछ नहीं होगा, क्या नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम होगा, अभी नेक्स्ट टाइम होगा, अभी नेक्स्ट टाइम होगा। ऐसे सबकी प्राइजेस बढ़ा के ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। अभी वो बोलेंगे नहीं क्यों कि प्रॉफिट बुकिंग करो। आपके ब्रोकर को आप किसी का ये करते होंगे, कभी बोलता है क्या, देखिए प्रॉफिट बुकिंग करो, कभी बोलते नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बिजनेस चैनल कभी भी बोलते नहीं है प्रॉफिट बुकिंग करो। किसी को गुस्सा आया होगा तो क्या करने का वो पता है। लेकिन डाउ जोन्स 40,000 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, बड़ी रेड कैंडल बनाई है। देखते हैं मंडे को क्या होता है। अगर मंडे को अगर वापस डाउ जोन्स 39,000 की तरफ आता है तो फिर नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आरएसआई भी क्रॉस होगा ना, आरएसआई भी 50 के नीचे चला जाएगा। और डाउ जोन्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, अगर निगेटिव न्यूज आती है तो डाउ जोन्स जाएगा 37,000 की तरफ, नहीं तो वापस 40,500 की तरफ तो दिख रहा है। मिड कैप की में हमने बात की थी, अभी मिड कैप का भी चार्ट बात करते हैं। देखो मिड कैप अभी क्या है, बड़ा ट्रेंड चैनल, उसके ऊपर एक चैनल, उसको ब्रेक डाउन हुआ, और ये बड़े अप ट्रेंड चैनल के बीच में जो सपोर्ट लाइन हम बोलते हैं कभी कभी रेड लाइन, उसके ही नीचे है। ये जो रेड कैंडल है, कोई बोल सकता है हैमर, ये हैमर ऐसा नहीं रहता है, दिस इज नॉट अ हैमर। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है इसको भी नहीं बोल सकते। ये देखो ये जो रेड कैंडल है इसको बोलते हैं हैमर। हैमर पूरा हैमर दिख रहा है, इसलिए बाद में मिड कैप ऊपर गया था, लेकिन रेजिस्टेंस करके नीचे आया है। तो मिड कैप में और सेलिंग आ सकती है। हो सकता है 2 दिन मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि मार्च एंडिंग है। लेकिन 1 अप्रैल से वापस अगर लेवल नहीं होल्ड पाते हैं तो वापस प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आएगी। सबको लगता है इलेक्शन रैली, सबको बोल लगता है अप्रैल में नया साल नई बाइंग, लेकिन हर टाइम हर चीजें होती नहीं है, इतना याद रखना। तो इंपॉर्टेंट बात है, सभी स्टॉक नीचे नहीं गिरेंगे, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है वही नीचे गिरेंगे। टाटा के बारे में हमने चैनल पे लिखा था, अदानी का हो गया, अभी टाटा का चल रहा है, एचडीएफसी का भी चल रहा है, बाद में रिलायंस का आएगा। ये बड़े बड़े ग्रुप में एग्जिट हो रहे हैं, उसमें रीशफल हो रहे हैं, इसलिए उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और धीरे धीरे वो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। चैनल पे पोस्ट किया था, यहाँ से धीरे धीरे एग्जिट लेना है। उन ग्रुप में भी जो भी बड़े बड़े ओवर वैल्यू स्टॉक्स है वहां पे तो और जल्दी लेना है, नहीं तो
वो लेवल बाद में फ्यूचर में कभी भी नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जरूर होगा, उस दिन होगा जब पता नहीं चलेगा, न्यूज ऐसी आएगी कि सब सरप्राइज हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें याद रखना। तो दोस्तों 2 दिन है, 3 दिन का ही ट्रेडिंग है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार। गुरुवार को तो ट्रेडिंग का दिन ही नहीं रहता, मंथली एक्सपायरी के दिन मीन्स मंगलवार और बुधवार का ही है। ईयरली एक्सपायरी भी है, ईयरली हिसाब से मीन्स फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और मंथली एक्सपायरी है। सेल ऑन राइज पैटर्न अभी भी है, प्रॉफिट बुकिंग जितनी आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं है, तो एक ड्यू है। तो दोस्तों इतना लेकिन इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स जो अंडर वैल्यू स्टॉक से और अच्छे स्टॉक से ऊपर जाएंगे, अपने हो सकता है आपने रीशफल और स्टॉक का पोर्टफोलियो आपने, आपका जो भी हो वो रीअरेंज किया होगा। तो दोस्तों देखते नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, और फ्राइडे को मार्केट क्या क्लोज होता है। फ्राइडे को भी छुट्टी है, मीन्स मंगलवार बुधवार गुरुवार को मार्केट खुलने के बाद डायरेक्ट मंडे को खुलेगा, तो फ्राइडे को भी हमको पता नहीं चलेगा नेक्स्ट मंथ में क्या होने है। मिस 1 अप्रैल को शुरू होगा मार्केट, और नया साल फाइनेंशियल के हिसाब से होगा, तो जो भी चीजें होगी वो 1 तारीख को ही पता चलेगी। तब तक एक्सपायरी होने के बाद चीजें पता नहीं चलेगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट वीकली वीडियो बनाएंगे, और नेक्स्ट ईयर में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अलर्ट, लास्ट 15 दिन से बोल रहा हूँ, अभी भी अलर्ट है। एग्जिट करने का 2 बार मौका आ चुका था, अभी किया होगा ओवर वैल्यू स्टॉक में तो ठीक है, नहीं तो जो होगा वो आपको दिखाई देगा, जो नहीं होगा वो भी आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट बात है, खुद का एनालिसिस होना चाहिए। आपका मेरा एनालिसिस मैच होता है और किसी का एनालिसिस मैच होता है, तो वो उसके हिसाब से डायरेक्शन लेना। और नेक्स्ट वीकली वीडियो में एचएल और टाटा मोटर्स फंडामेंटल एनालिसिस मेरे हिसाब से कैसा सोचता हूँ, वो उसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखते हैं तब तक क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।